Hi, today is 20th of August 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. Our reference material would be The Hindu and The Indian Express, August 20, 2020, New Delhi edition. Let us begin. आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेटअप दिस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए अब ये सिंगल एग्जामिनेशन होगा। सेकेंड इज अबाउट दिस $2.7 बिलियन का 2023 तक ये बनेगा ई फार्मा बिजनेस। इसमें बहुत सारे बिग प्लेयर्स अभी यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। देन थर्ड इज अबाउट नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑन प्राइम मिनिस्टर केयर्स। पीएम केयर्स अगेन एडिटोरियल है, यहाँ कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड। फोर्थ इज अबाउट चाइना रशिया टाइज एज अ मेजर डिटर्मिनेंट, ये है लीड आर्टिकल द हिंदू का। देन फिफ्थ इज अबाउट फॉर्मलाइजिंग अ नून मूव, ये बात है दिस इज अबाउट इजराइल यूएई पैक्ट। ये ऑफिशियल हो गया है, फॉर्मल हो गया है, बट इनफॉर्मली ये बहुत पहले से ये होने वाला था। इजराइल और दिस यूएसए, इजराइल एंड दिस यूएई, और इसमें यूएस इलेक्शंस का क्या इम्पैक्ट है, विल हैव अ स्टडी। देन सिक्स्थ इज अबाउट कोरोना वायरस लॉकडाउन, 80% ऑफ स्टूडेंट डिपेंड ऑन मोबाइल फॉर लर्निंग, ये फाइंडिंग है दिस एनसीईआरटी का सर्वे। देन सेवेंथ इज अबाउट रीसेट बांग्लादेश टाइज, यहाँ पे बात करेंगे इंडिया एंड बांग्लादेश में ये अभी कौन से चैलेंजेस थे और उसको ओवरकम करने के लिए ये कौन से मेजर्स हैं। देन आज इन्फोग्राफिक एंड कॉन्सेप्ट्स में हम बात करेंगे दिस कोएपन क्लासिफिकेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कोएपन क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन एंड देन दिस टेम्परेचर बेस्ड, और ये हाईलैंड एल्टीट्यूड बेस्ड ये क्लासिफिकेशन, और इसमें ये सारे जो डिजिट्स हैं, लेटर कोड है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। देन दिस इज वोकेबुलरी फॉर टुडे। So today we are going to talk about all these important articles in next around 35 to 40 minutes. Let us begin. ये द हिंदू का फ्रंट पेज है, यहाँ है ट्रेडिंग केयरफुली। मुंबई में भी फ्लडिंग होती है, दिल्ली में भी फ्लडिंग होती है, बट मुंबई में जो फ्लडिंग होती है उसके बहुत सारे नेचुरल कॉजेज हैं, लाइक वहाँ की जोग्राफी। बट जो दिल्ली में फ्लडिंग हो रही है उसका जो प्राइमरी कॉज है दैट इज़ दिस पुअर अर्बन मैनेजमेंट एंड दिस ड्रेनेज सिस्टम जो है डेवलपमेंट अनप्लैंड है, दैट इज़ वाई यहाँ पे ये फ्लडिंग हो रहा है। दिस इज ईस्ट दिल्ली, हैवी रेन लैश द कैपिटल ऑन वेंसडे, ट्रेडिंग केयरफुली। समटाइम्स बैक हमने इस पे एक नोट प्रिपेयर किया था दिल्ली की फ्लडिंग में, हैव अ लुक। देन दिस इज हार्ले डेविडसन में एग्जिट इंडिया। मिस्टर ट्रम्प काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि डेविडसन में जो टैरिफ है ये कम करें, बट सेल्स कम है, कोविड-19 का इम्पैक्ट भी हो गया, विजिबिलिटी नहीं है फ्यूचर डिमांड का, सो दैट इज़ वाई एग्जिट हो रहा है इंडिया से। नाउ दिस इज द न्यूज़, गवर्नमेंट टू सेटअप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। दिस इज अबाउट कैबिनेट ने नोट दिया है फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। सी, अभी कैबिनेट का अप्रूवल मिला है कि एक बनेगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी CET फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स। अभी क्या होता है कि ये प्रिलिमिनरी टेस्ट कराएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल का, और ये सिलेक्शन NRA के थ्रू होगा। अभी ये तीनों के सिलेक्शंस जो थे, टेस्ट थे, वो अलग अलग होते थे, और इसके कारण क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम आता है, रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन होता है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ़ी पे करना पड़ता है। तो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ कैंडिडेट्स हैं, वो अप्लाई करेंगे इन ग्रुप बी और ग्रुप सी जॉब्स में, 3 एजेंसीज, और इनका शेड्यूल अलग है, फ़ी अलग है, और दिस इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। सो दैट इज़ वाई एफिशिएंसी लाने के लिए, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स को भी ईज करने के लिए ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। NRA इसका एजेंसी होगा, रिक्रूटमेंट टू गवर्नमेंट जॉब्स। NRA इनिशियली कंडक्ट करेगा CET इन 3 सेक्टर्स पे, इन 3 सेक्टर्स में। ये सेपरेटली होगा 3 लेवल पे, ग्रेजुएट, 12th पास एंड 10th पास, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए 3 एजेंसीज में। एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा ऑनलाइन ट्वाइस अ ईयर इन 12 लैंग्वेजेस, 2 बार होगा साल में, 12 लैंग्वेजेस में, और एक कॉमन करिकुलम होगा। ये जो स्कोर्स आप इसमें स्कोर करोगे वो वैलिड होगा 3 इयर्स पीरियड के लिए। स्टूडेंट्स कैन राइट टेस्ट मल्टीपल टाइम्स, और जो बेस्ट स्कोर है वो टेकन इनटू अकाउंट लिया जाएगा। ये जो मूव है DOPT के अकॉर्डिंग
1.25 लाख वैकेंसीज और इतने एग्जामिनेशंस के दिस प्रॉस्पेक्ट को ये कवर करेगा। तो अगेन द गुड थिंग इज़ कि हम यहाँ पे यूनिफाई कर रहे हैं, चीज़ें सिंप्लीफाई कर रहे हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे यूजेज हो रहा है। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी और सेपरेट शेड्यूलिंग एंड जो फी का ट्रबल है वो इस पर सॉल्व होगा। सो दिस इज़ वन स्टेप। अभी ये अप्रूवल मिला है, इसमें अगेन और फाइन डिटेल्स बाहर आएंगे, विल हैव अ फॉलो अप। देन दिस इज़ द फर्स्ट पेज, ये है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज। होटल्स और वीकली मार्केट्स रीओपन होंगे दिल्ली में, नॉर्मलसी स्टोर करने का ये मूव है, ऑल्दो कोविड-19 के केसेस आर ऑन राइज। ये है लीजिंग ऑफ 3 एयरपोर्ट्स। हमको पता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, एनसीईआरटीज में हमने देखा है सरकार और पब्लिक, दिस सरकार गवर्नमेंट और प्राइवेट की पार्टनरशिप में अलग अलग लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन रोल के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं पीपीपी मॉडल के। तो ये जो 3 एयरपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट इसको बोल रही है कि हम लीज पे देंगे पीपीपी मॉडल पे फॉर से 50 ईयर्स, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम फॉर 50 ईयर्स यहाँ पे देंगे। इससे सरकार को कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यूज़ भी होगा और जो प्राइवेट सेक्टर का एक्सपर्टीज़ होता है वो टैप इन होता है, रिसोर्सेज टैप इन होते हैं, वर्कफोर्स और मनी भी टैप इन होता है इन डेवलपिंग दीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दिस टाइप ऑफ थिंग। सो दैट इज़ वाई ये पीपीपी मॉडल के लिए ये 3 एयरपोर्ट्स अभी यहाँ सेलेक्ट किए हैं। दिस इज़ अगेन एन इंटरेस्टिंग न्यूज़ कि ये म्यूज़ियम है जयपुर में, ये इजिप्शियन ममी है, ये यहाँ पे सरवाइव किया फ्लडिंग एट जयपुर म्यूज़ियम। ममी क्या होता है, जैसे ये जैसे इजिप्ट में और यहाँ पे जो डेड कॉप्स होता है उसको प्रिजर्व करने का ऐसा तरीका होता था। तो ये फ़ाराओ और ये इजिप्ट में ऐसे कल्चर था। तो ये 2300 ईयर ओल्ड ममी है, ये यहाँ पे जयपुर में मिली है। सो दिस इज़ इजिप्शियन और ये फ्लड भी सर्वाइव कर लिया, विच इज़ अ गुड थिंग। ये टोरेंशियल रेन है, बैटर्स कैपिटल, मोर शॉवर्स एक्सपेक्टेड टुडे। और ये फ्रंट पेज है द इंडियन एक्सप्रेस का। सी होप इन नंबर्स, जो डेली केसेस हैं स्टेबल है फॉर 2 वीक्स, दिस इज समथिंग, बट अगेन नंबर ऑफ टेस्ट भी कम हो रहे हैं। ये म्यूजियम मरूम, दिस इज जयपुर, ये न्यूज़ अगेन हम कवर करेंगे। दिस इज अबाउट ई फार्मा पाई, ई फार्मा पाई, दिस इज नेक्स्ट बिग थिंग ऐसा बोला जा रहा है। 2023 तक डॉलर डॉलर 2.7 बिलियन का बिजनेस होने वाला है ये ई फार्मा का। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में गवर्नमेंट एम्फेसाइज कर रही है, तो ये एनविसाज करेगा डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को, समथिंग लाइक जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की तरह। अमेजोन, रिलायंस और जो बड़े बिग शॉट्स हैं वो इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम में एंट्री ले रहे हैं। टारगेटेड और लास्ट माइल डिलीवरी पे इनका एम्फेसाइज होगा। टारगेटेड मतलब जैसे पेशेंट्स का प्रोफाइलिंग किया जाएगा, उस पेशेंट को कौन सा मेडिसिन रिक्वायर्ड है, पर्सनलाइज्ड उनको डेटा बैंक बनाएंगे। टारगेटेड होगा ये डिलीवरी मैकेनिज्म। और लास्ट माइल मतलब ये लास्ट माइल डोर स्टेप तक ये डिलीवरी होगी। इसमें अनटैप्ड पोटेंशियल है और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। अब अगर अपन फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी जो स्पेस है इंडिया में, उसके 3 बिजनेस मॉडल हैं अभी। एक है मार्केट प्लेस, मतलब मार्केट प्लेस मॉडल है। दूसरा है इन्वेंट्री लेड हाइब्रिड, इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होता है। मार्केट प्लस मतलब रेगुलर जो शॉप्स होती हैं। इन्वेंट्री लेड हाइब्रिड है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का मिक्स होता है। और एक होता है फ्रेंचाइजी लेड हाइब्रिड, जैसे अपोलो फार्मेसी एंड ऑल, इनका एक फ्रेंचाइजी भी है, हाइब्रिड मॉडल है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। तो ये 3 बिजनेस मॉडल अभी एग्जिस्ट है इंडिया में, डिपेंडिंग ऑन द वे द सप्लाई चेन इज स्ट्रक्चर्ड। तो ये जब डिजिटल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे ऐसे फोरे होगा तो इसमें भी सिवियर चर्न होने वाला है। इन एडिशन टू जो ऐसे कंपनीज हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, नेटमेड्स है, मेडलाइफ है, फॉर्मइजी है। दूसरे प्लेयर्स हैं सेगमेंट्स में इंक्लूड ऑनलाइन हेल्थ केयर स्टार्टअप जैसे 1mg, प्रैक्टो, मायरा। ये अब काफ़ी ज़्यादा ये मार्केट हीटअप हो रहा है बिकॉज ये बिग शॉट्स भी इसमें एंटर कर रहे हैं। ई फार्मा बिजनेस जो है $2.7 बिलियन 2023 तक होने का चांसेस हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। ऑनलाइन फार्मेसी का जो सेगमेंट है ये राइट इनटू द प्लेबुक ऑफ कॉरपोरेट्स है। कॉरपोरेट्स जो होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे सेक्टर को ढूंढते हैं, जैसे अभी उन्होंने एजुटेक सेक्टर को टैप किया था। तो ये भी एक प्लेबुक है कॉरपोरेट्स के लिए, टेक जाइंट्स के लिए, डिजिटल रिटेल स्ट्रैटेजी में। सेक्टर जो फॉलो कर रहा है फुटस्टेप ऑनलाइन कॉमर्स की तरह होगा, जैसे फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन।
स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगा इन द बैक ऑफ डीप डिस्काउंट्स दिए जाएंगे बट कॉल फॉर दिस ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो जैसे यहाँ रिटेल में हमने देखा था, एक्सपेक्टेड है कि अब फार्मा में भी ऐसे चेंजेस आने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट ई फार्मा। यहाँ एक और न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस ई संजीवनी। ई संजीवनी गवर्नमेंट का पोर्टल है, टेली मेडिसिन भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। ई फार्मेसी एंड टेलीमेडिसिन, दीज आर बज़वर्ड्स, ई फार्मेसी एंड टेलीमेडिसिन। लेट अस प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन both of these, e-pharmacy and telemedicine. So this is second news और ये है थर्ड। 27% सेंट्रल स्कूल किड्स हैव नो फोन लैपटॉप टू एक्सेस दिस डिजिटल एजुकेशन। ये सर्वे करवाया है एनसीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, सीबीएसई में। इसको हम आगे कवर करते हैं अभी। दिस इज़ अबाउट रिवर पॉल्यूशन और ये है दिस इज़ गोवा का फेमस बनियान ट्री। इसको ऐसे रीस्टोर किया है, ये गिर गया था, इसको वापस ऐसे रीस्टोर किया गया है। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। ये सेकंड पेज है। देन दिस इज़ थर्ड पेज, सिटी। ये फोर्थ है, सी द सिचुएशन, दिल्ली इज़ नॉट सपोज, दिल्ली में ऐसे नहीं आने चाहिए दिस फ्लडिंग। दिल्ली का जो डिज़ाइन है वो है कि एक तो ये अरावली का यहाँ पे टॉप आ रहा है नॉर्दर्न, तो एक एलिवेशन है ऑलरेडी यहाँ पे, प्लस यमुना का रिवर है, तो ये स्लोप जो है वो टुवर्ड्स दिस यमुना है, तो नेचुरली ये पूरा पानी ड्रेन हो जाना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे फ्लडिंग हो रही है। वाई? बिकॉज दिस अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, ड्रेनेज नहीं है एंड मेंटेनेंस इज पुअर। सो दैट इज़ वाई ये गुड़गांव अभी डीप एंड में है। ये पेज नंबर 5 है, ये पेज नंबर 6 है, दिस इज पेज नंबर 6। ढाका रेज कंसर्न ऑन दिस बीएसएफ एंड इंडियन नेशनल्स। अभी इंडिया एंड बांग्लादेश के जो टाइज हैं उसमें रीसेट करने की बात है। मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला ने अभी यहाँ, इनका विजिट था बांग्लादेश में, काफ़ी सारी अभी बातें हुई हैं। विल हैव अ डिस्कशन लेटर ऑन दिस वीडियो, आगे हम इसको देखते हैं अभी। देन दिस इज अबाउट कंडक्ट फॉर टेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ये है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस। प्रिविलेज हमने पढ़ा था, नोटिस मोशंस होते हैं पार्लियामेंट में, दिस प्रिविलेज नोटिस। देन दिस इज पेज नंबर 8 है ये, दिस इज पेज नंबर 8। विलेज ऑन त्रिपुरा मिजोरम बॉर्डर एट सेंटर ऑफ जुरिस्डिक्शन रो, दिस इज त्रिपुरा विलेज। एंड दिस इज पेज नंबर 9। ये है पेज नंबर 10, एडिटोरियल। बिफोर दैट दिस इज द हिंदू, अगेन गुड़गांव फ्लडिंग। ये आज श्री राजीव गांधी जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 76th बर्थ एनिवर्सरी है आज। तो ये एडिटोरियल है। एडिटोरियल का जो फर्स्ट एडिटोरियल है दैट इज़ अबाउट दिस नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होना एसेंशियल पार्ट होता है। कल हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के बारे में। प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड है दैट इज सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। इसका हमने डिज़ाइन देखा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी क्या होते हैं, डोनेशंस जो हैं वो कितनी जगह पे ऐसे कवर है, कैग ऑडिट और जो पीआईएल है और दिस आरटीआई है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये अभी कल डिसीजन आया था। एक और डिसीजन था कि जो एनडीआरएफ होता है उसमें ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। कोविड-19 है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज है। बट अगेन एडिटोरियल में ये लिखा है कि जो रिट पेटिशन थी, रिट पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी, वहाँ बात लिखा कि फंड डाइवर्जन टू एनडीआरएफ रिजेक्ट हो गया। कैग का ऑडिट इस बात पे रिजेक्ट हुआ कि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 to 151 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सिंस द पीएम केयर्स फंड एग्जिस्टेड इंडिपेंडेंट ऑफ बजटरी सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट मनी, मतलब गवर्नमेंट मनी का बजटरी सपोर्ट पीएम केयर्स फंड में नहीं आ रहा है, तो कोर्ट ने रीज़न किया कि कोई ओकेजन नहीं है कि कैग का ऑडिट यहाँ पे हम बोलें। बट अगेन ये जो बात है वो लीगल क्वेश्चंस की नहीं है। दिस इज अबाउट दिस ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड फेथ, बिकॉज गुडविल में सो मेनी पीपल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच अमाउंट ऑफ मनी इन दिस पीएम केयर्स फंड, तो देयर हैज़ टू बी सर्टेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू ऑल दीज डोनेशंस जिन्होंने किया है पीपल पे। तो ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन है। फेथ एंड कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पे प्राइमरी मोटिव होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए, और ये जो मनी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट हैज़ टू बी स्पेंड वाइजली एंड इन जस्ट मैनर। सो दिस इज द एडिटोरियल नंबर 1। ये है डेटा पावर। इस एडिटोरियल में बेसिकली पॉलिटिकल अंडरटोन भी है थोड़ा, और यहाँ बात किया है कि ये जैसे टेक जाइंट्स होते हैं, फेसबुक है, गूगल है, अमेजोन है, एट्सेट्रा, ये अगर पॉलिटिकल बायस हो जाता है, पॉलिटिकल इंटरवीन होता है,
तो दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर डेमोक्रेसी. वी नीड टू हैव सर्टेन क्लॉज, सर्टेन मेजर्स कि ये जो सोशल मीडिया का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल ट्विटर एंड ऑल, ये सोशल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और इसमें मिसयूज़ नहीं हो. डेमोक्रेसी के जो आइडियल्स हैं उसको डिफीट नहीं करे. ये डेटा पावर नेक्सस जब बन जाता है इन्फ्लुएंशियल टेक जाइंट्स में और पॉलिटिक्स में, तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है. नॉट एट ऑल गुड फॉर दिस द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी. डेटा पावर, ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे. ये विजय गोखले साहब ने लिखा है. ही इज़ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रहे हैं और फॉर्मर एम्बेसडर टू जर्मनी एंड टू चाइना. और इस आर्टिकल में चाइना के लिए इन्होंने बहुत अच्छे कुछ व्यू पॉइंट्स दिए हैं. सो विल टॉक अबाउट दिस. यहाँ बात है चाइना और रशिया के टाइज का. ये मेजर डेट्रीमेंट है. पब्लिक बोन होमी फ्रेंडशिपनेस बिटवीन पुतिन और जिनपिंग अभी देखने को मिल रही है. तो इंडिया को इस बात पे नोट्स लेने चाहिए और एक कॉशियस रहना चाहिए इस डेवलपमेंट पे. पब्लिक बोन होमी मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर जिनपिंग. कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए और चाइना और रशिया ऐसे करके तीन का ट्रायंगल बना था. अब यूएसए जो था वो चाइना को ऐसे देख रहा था कि रशिया को काउंटर कर सकेगा विद द हेल्प ऑफ चाइना. बट अब यूएसए और चाइना दोनों में कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन आ रही है, ट्रेड वॉर हो रहा है. तो चाइना और रशिया में अभी प्रॉक्सिमिटी बढ़ती जा रही है. रशिया बिलीव करता है रिवाइवल एंड प्रेस्टीज पे, और ये रन्स थ्रू चाइना है. बिकॉज रशिया भी जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो रशिया लॉस्ट पावर हो गया. पहले दिस टू सुपर पावर थे, फिर एक ही पावर बचा सुपर पावर जो था यूएसए. अब यूएसए भी वर्ल्ड सुपर पावर नहीं रह रहा है और वर्ल्ड मल्टी पावर सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं. रशिया अभी भी चाहता है कि रिवाइवल हो प्रेस्टीज का, उसका पुराने टाइम वाला. इंडिया मीनवाइल प्रॉपर अप्राइजल करने की ज़रूरत है सीनो रशियन रिलेशंस को. क्रिटिकल रहें टू ओन अवर फॉरेन पॉलिसी कैलकुलस में, ये बहुत ज़रूरी है. दिस चाइना एंड रशिया RIC भी एक समिट हुआ था, रशिया इंडिया चाइना का समिट. चाइना और रशिया में देखें ना तो कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है इकोनॉमिक मैटर्स में. और इनकी फ्रेंडशिप में एक बहुत बड़ा प्लेयर ये यूएसए भी है. जिसे हमने चाइना और ईरान के बीच में देखा था, यूएसए ने सैंक्शंस लगाए ईरान पे, यूएसए ने सैंक्शंस लगाए चाइना पे. तो चाइना एंड ईरान पुश्ड टुगेदर टू बिकम फ्रेंड. सिमिलरली यूएस के रशिया के साथ रिलेशंस, यूएसए के चाइना के साथ रिलेशंस, ये सॉवर होते हैं. तो ये दोनों ऑटोमेटिकली फ्रेंडशिप के रास्ते पे आ जाते हैं. तो यूएसए भी बहुत बड़ा रीज़न है इन दोनों की प्रॉक्सिमिटी का. ये जो तीन पिलर्स हैं ऑन विच सीनो रशियन पार्टनरशिप करंटली रेस्ट करते हैं, वो है पीसफुल बाउंड्री, एक्सपैंडिंग ट्रेड और शेयर्ड डिस्ट्रस्ट ऑफ अमेरिकन इंटेंशंस. तो फ्रेंडशिप के तीन पिलर हैं कि बाउंड्री पीसफुल होना चाहिए, ट्रेड को डेवलपमेंट करना है और अमेरिका दोनों का कॉमन डिस्ट्रस्ट है. तो इन तीन पैरामीटर्स में दोनों की फ्रेंडशिप बढ़ रही है. बट द प्रॉब्लम इज चाइना और पीसफुल बाउंड्री चाइना के साथ होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. कोऑर्डिनेटेड एक्शन, यहाँ पे मल्टीलैटरल फोरम की बात है रशिया और चाइना में. सोफिस्टिकेटेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ विद थर्ड कंट्रीज. जैसे ईरान के साथ भी फ्रेंडशिप बढ़ रही है. रीइंफोर्स हो रहा है वेस्टर्न बिलीफ का अबाउट इट, मॉर्फिंग इनटू एन अलायंस फॉर्म हो रहा है. तो ये यूनाइट हुए हैं यूएस के सैंक्शंस ने, इन दोनों को फ्रेंडशिप करा दिया है. बट रशिया अभी भी खुद को वर्ल्ड पावर मानता है और वो चाहता है उसका रिवाइवल हो, सेंटर ऑफ यूरेशियन अग्रीमेंट में हो, जो पैसिफिक से अटलांटिक तक रशिया अपना यहाँ पे दिस स्ट्रेंथ मेंटेन रखना चाहता है. चाइना का जो अगर राइज हो रहा है जिस पेस से, तो रशिया के लिए ये बहुत अनईजी चीज़ है. अब ये जो तीन पिलर है ना, ये इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है. मिस्टर जी कॉन्टीन्यूसली बात करते हैं रेजुविनेशन ऑफ द चाइनीज़ नेशन. मतलब रशिया भी अपना रेजुविनेशन चाहता है और चाइना भी रेजुविनेशन चाहता है, और दोनों फिर सिमिलरली को एग्जिस्ट करना डिफिकल्ट होगा. चाइनीज़ अगर नेशन रेजुविनेशन चाह रहा है तो हैज़ रेज्ड फियर्स अबाउट चाइनीज़ रेवेंचिज्म. मतलब ये अपनी बॉर्डर एरिया जो लैंड है उसको ज़्यादा एक्सपेंड भी करना चाहते हैं. जैसे इंडिया के केस में LAC में हमने देखा चाइना यहाँ पे ज़्यादा टेरिटोरी क्लेम कर रहा है. साउथ चाइना सी में चाइना ज़्यादा टेरिटोरी क्लेम कर रहा है. भूटान में साक्टेंग नेशनल जो सेंचुरी है उसको चाइना ने क्लेम कर दिया है. चाइना ने इवन नेपाल को भी स्पेयर नहीं किया, नेपाल की भी बहुत सारी बाउंड्री एरिया चाइना क्लेम कर रहा है. सेम इज़ विद रशिया. तो इस केस में रशिया का डिस्ट्रस्ट आता है चाइना के साथ. रशिया का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होगा बिकॉज चाइना वन डे रशिया की भी टेरिटरी क्लेम करेगा. अब ये जो तीन पिलर हैं, दैट इज़ वाई ये इतने स्टर्डी नहीं है एज दे मे सीम.
एडवांटेज चाइना इन ट्रेड है, ट्रेड में बेनिफिट हो रहा है बट चाइना को बेनिफिट हो रहा है इंस्टेड ऑफ रशिया। रशिया केवल रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और चाइना उसको सोफिस्टिकेटेड एंड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके वापस देता है। तो दिस इज एडवांटेज चाइना, नॉट द एडवांटेज रशिया। रशिया को पैसे की जरूरत है, फाइनेंसिंग है। इट इज अनलाइकली टू गिव अप इट्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी। अब ये नेशनल प्रेस्टीज, सोवरेनिटी जैसी चीजें आती है तो ट्रेड इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, ट्रेड बैकसीट हो जाती है। प्लस शेयर्ड डिसलाइक है फॉर यूएसए। तो जो डिसलाइक के बेस पे, अगर इस बेसिस पे अगर फाउंडेशन होती है फ्रेंडशिप की, तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती नहीं है। ये वीक फाउंडेशन है फॉर फ्रेंडशिप। अब इसमें इंडिया को क्या करना है? इंडिया एंड रशिया जो है ये ट्रेडिशनली अच्छे रिलेशंस रखें। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया जो होती है वो है एब्सेंस ऑफ फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट। रशिया के साथ ऐसा कुछ फंडामेंटल फ्लॉ नहीं है हमारे रिलेशन में। प्रॉब्लम आया बिकॉज हम थोड़ा क्लोजर भी हैं यूएसए से, रशिया भी लैग्स्ड एटीट्यूड रहता है, क्विकली प्रॉम्प्ट डिलीवरी नहीं है, देयर वर सो मेनी थिंग, बट कोई फंडामेंटल फ्लॉ नहीं है इंटरेस्ट और शेयर्ड बिलीफ में। अगर हम वर्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के वर्ड्स में देखें तो मॉस्को सितंबर 20, 1982 में कहा था कि द गार्डन ऑफ फ्रेंडशिप लाइक ऑल गार्डन मस्ट बी कंसिस्टेंटली टेंडेड। व्हाट डज दैट मीन? Continuous effort is required to revive to maintain a friendship or a relation. So the garden of friendship, like all gardens, continuous effort चाहिए और वो ज़रूरी है। इंडिया एंड रशिया बोथ अपने इस रिलेशनशिप में दिस स्टेप इन करते रहें। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस एंटायर एडिटोरियल, दिस लीड आर्टिकल। सो दिस इज चाइना रशिया टाइज एज अ मेजर डिटरमिनेंट। यहाँ हमें ज़रूरत है कि हम बहुत कॉशियसली इस चीज़ को ऑब्जर्व भी करें कि चाइना और रशिया किस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं। एक्सीलेंट पॉइंट्स। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है। हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में जो हमें पढ़ना था वो था कि कंटेम्प्ट का मीनिंग क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट का पावर क्यों दिए गए हैं, आर्टिकल 129 है जैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या एक्शंस ले सकता है। कंटेम्प्ट का मतलब ये नहीं होता है कि क्रिटिसिज्म अगर फेयर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो वो अलाउ होना चाहिए, वरना ये कंटेम्प्ट नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो वो दिस अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी को अंडरमाइन करता है, फेथ एंड ट्रांसपेरेंसी को अंडरमाइन करता है, डिफीट करता है दिस होल आइडिया ऑफ कंटेम्प्ट को। कंटेम्प्ट मतलब होता है अननेसेसरीली वहाँ पे स्कैंडलाइज हो रहा है, दिस पुअर लाइट में कोर्ट को दिखाने का ट्राई हो रहा है विच इज मैलाफाइड है और उसमें कुछ मेलाइस है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट्स एक्शन ले सकते हैं, बट अगेन दिस क्रिटिसिज्म इज नॉट कंटेम्प्ट। तो दिस इज अवर स्कोप ऑफ डिस्कशन जो यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ है कि कंटेम्प्ट पावर इन द पीपल्स नेम। ये अगेन हमने पढ़ा है दिस न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें अलग अलग जो व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं कि ग्रेडेड ऑटोनॉमी, जो स्कूल्स जो कॉलेजेस हैं उनकी ऑटोनॉमी कम होगा, प्रोफेसर्स का कम होगा, ऐसे यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स दिए हैं। व्हाट अगेन वी नीड टू डू, व्हाट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, अभी अ लॉन्ग रोड टू ट्रेवल है। लर्न द बेसिक्स। ये है पुशिंग बाइगॉटरी टू द मार्जिन्स। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं यहाँ हमें ज़रूरी है कि हम राइट वैल्यू सिस्टम डेवलप करें। एजुकेशन जो होती है दैट इज़ वन थिंग, और उसमें क्वालिटी एंड दिस फाउंडेशनल जो वैल्यूज़ होती है वो दैट हैज़ टू बी सेट राइट। देन ये है फॉर्मलाइजिंग अ नोन रियलिटी। कल हमने पढ़ा था दिस इजराइल यूएई पैक्ट एंड गल्फ। एक्सीलेंट पॉइंट्स थे कि कहाँ कन्वर्जन हो रहा है। दिस आई थिंक ये संडे को हमने देखा था इजराइल यूएई पैक्ट एंड गल्फ के बारे में। जियो पॉलिटिकल गेम है। इजराइल और यूएई ने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट कर दिए हैं। सऊदी का जो ब्लॉक है और पूरा गल्फ एरिया है वो प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है दिस इजराइल के साथ। ईरान का भी यहाँ पे एंगल है, यूएसए का भी एंगल है, और इस प्रॉक्सिमिटी के बिहाफ में इजराइल ने बोला है कि वो एनेक्सेशन के जो प्लान्स थे वेस्ट बैंक में उसको ड्रॉप कर देगा। तो ये इजिप्ट, जॉर्डन एंड देन यूएई, इन तीनों के अब फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो गए हैं दिस इजराइल के साथ। बट अगर ये चीज़ हम देखें ना तो इट इज़ नॉट अ सरप्राइज, ये एक फॉर्मल चीज़ बट डिक्लेयर हो गई है। शुरू से ही काफ़ी टाइम से ही यूएई और इजराइल में क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो रहे थे। तो अभी जो डेवलपमेंट हुआ वो केवल एक सिंबॉलिक मूव है। इनकी पार्टनरशिप ओपन सीक्रेट रही है। इजराइल जो है दैट इज़ यूएस के जो इलेक्शंस हैं
अब यूएसए इलेक्शंस में जो बाइडेन आएंगे या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, नोबडी नोज। तो इसराइल में अगर दिस बाइडेन आएंगे तो वो वेस्टर्न बैंक के जो एनेक्सेशन है उसके फेवर में नहीं है, तो इसराइल भी टाइम बोरो कर रहा है, इसराइल भी अपने कार्ड्स प्ले कर रहा है। मीनवाइल जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी यूएस इलेक्शंस पे डिपेंडेंट है, यूएस रिट्रेंचमेंट हो रहा है गल्फ से। यूएस जो होता था उसको वर्ल्ड पुलिस की तरह रहता था, हर जगह यूएस की प्रेजेंस थी, बट अब यूएस मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल टेन्योर में स्पेशली काफ़ी रिट्रेंचमेंट हुआ है, पुल बैक हुआ है। तो गल्फ कंट्रीज़ को भी एक नया पार्टनर चाहिए बिकॉज देयर इज़ ईरान, और गल्फ एंड ईरान में टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और ईरान और इसराइल में भी टेंशन ज़्यादा है। तो अगेन जियो पॉलिटिक्स, ये प्रॉक्सिमिटी हो रही है गल्फ एंड दिस इसराइल का, इसराइल अगेंस्ट ईरान। सो ये अगेन एक डेवलपमेंट है। Meanwhile, India and UAE relations, I think we have not prepared. So let us develop a note. Let us prepare a note on India and UAE relations. UAE is again a very very important friend for India. हमारे relations upward trajectory में है India UAE relations. इसमें आप बहुत सारे एंगल्स लिख सकते हैं, ब्लू कॉलर वर्क, कोविड-19 से रिलेटेड अभी क्या डेवलपमेंट है, प्लस ये यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करने की बात है, यूएई एयर बबल है, टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, देर आर सो मेनी एरियाज इंडिया यूएई रिलेशंस में। देन दिस इज अबाउट एनसीईआरटी, ये है। देन दिस इज डेटा पॉइंट, लुक एट द जॉब, दिस इज नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। इनफॉर्मल रिकवरी कम है, रिकॉर्ड जॉब लॉसेज हुए हैं, और ये जो जॉब लॉसेज हुए हैं सैलराइड में, ये वापस आएंगे भी नहीं इतने जल्दी, रिकवर भी नहीं होंगे। सो दिस एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये एक बहुत बड़ा हेडेक हो रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये रिपोर्ट दिया है। देन ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, 12 लैंग्वेज में होगा, इसके अभी और फाइन डिटेल्स आएंगे, विल हैव रिविजिट। दिस इज पेज नंबर 8। गोदावरी कॉन्टिन्यूसली मूव न्यूज़ में है और काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है यहाँ पे। ये पेज नंबर 9 है। दिस इज पेज नंबर 10। नाउ दिस इज द न्यूज़ एनसीईआरटी। डिजिटल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज हो रहा है, बट द रियलिटी इज़ स्मार्टफोन, मोबाइल, रेडियो, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसका अभी कोई मैपिंग ही नहीं है। एक लिमिटेड अभी सर्वे करवाया एनसीईआरटी ने करीब 18,000 स्टूडेंट्स का सैंपल के थ्रू, तो पता चला 16,000 समथिंग में जो है यहाँ पे दिस डिजिटल डिवाइड क्लियरली एविडेंट है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय समिति, स्कूल, सीबीएसई वाले जो स्कूल्स हैं, तो 80% जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो वीडियो अगर ये देख भी रहे हैं डिजिटल एजुकेशन का, तो दे आर वॉचिंग इट इन ऑन योर मोबाइल में, मोबाइल के छोटे स्क्रीन में वो देख रहे हैं। और प्लस एक और प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे जैसे गैजेट्स हैं, फैमिली है, तो ये शेयरिंग भी हो रहा है, तो दे आर नॉट हैविंग दैट गुड एक्सेस ऑफ दिस एजुकेशन डिलीवरी। दैट इज़ वाई स्कूल्स को रीओपन, नॉर्मलसी करना इतना एसेंशियल है, और उसी टाइम पे एग्जाम्स भी कंडक्ट हो रहे हैं। दैट इज़ वाई दिस नीट और जेई इनका काफ़ी ज़्यादा अपोज हो रहा है कि इस टाइम पे अगर हम एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे तो ये कॉम्प्रोमाइज़ होगा स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ। बिकॉज एक तो वो इल प्रिपेयर्ड है, बिकॉज ये अवेलेबिलिटी नहीं है, डिजिटल एजुकेशन, इतना डिसरप्शन चल रहा है, एवरीबडी इज़ नॉट हैविंग दिस इंटरनेट फैसिलिटी एंड ऑल, डिजिटल डिवाइड इज़ देयर, एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पे पढ़ाई का घर पे जो स्कूल में होता है, तो ये चीज़ है। और फिर अगर इस टाइम पे अगर हम उनको एग्ज़ाम सेंटर्स में बुलाएंगे, फैसिलिटीज़ नहीं होगी, बच्चे आएंगे तो पेरेंट्स भी आएंगे, तो कोविड-19 का स्प्रेड होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दैट इज़ वाई नीट एंड जेई पोस्टपोन करने का अभी इतना बात चल रहा है, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना नहीं है, बट अभी दिस इज़ ऑन दिस, ये न्यूज़ में है अभी। फिर ये रिपोर्ट आती है एनसीईआरटी की, ऑनलाइन लर्निंग जो है ये कम्बर्जम होती है। रेगुलर जो स्कूल होता है, क्लासरूम में इतने सारे स्टूडेंट्स बैठ के रेगुलर पढ़ रहे हैं, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ऑनलाइन लर्निंग। पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, लर्निंग स्पेस जो होम पे होता है वो समटाइम्स अवेलेबल नहीं होता है। स्कूल में जाते हैं तो एक प्रॉपर स्पेस मिलता है, बेंच है, एवरीथिंग है, वहाँ बच्चा पढ़ रहा है। घर पे ये फैसिलिटी नहीं है। टीचर्स अनफैमिलियरिटी इज ऑल्सो वन थिंग विद टेक्नोलॉजी। So unless the unique requirement of every learner are taken care of, now this is important, every student is different, every learner is different, उसका unique problem होती है, unique requirement होती है। जब तक ये केयर नहीं हो तो जो सेम लर्निंग एक्सपीरियंस है प्रोवाइडेड टू द हैव डिजिटल डिवाइस और हैव नॉट, एक हैव ग्रुप है और एक हैव नॉट ग्रुप है डिजिटल डिवाइस लर्नर्स का, ये पॉसिबल नहीं होगा। ट्रैकिंग कैसे होगा, मॉनिटरिंग लर्नर्स प्रोग्रेस का पैंडेमिक में, तो एक बहुत बड़ा गैप डिवाइड आ गया है दिस एजुकेशन में। ये बात WHO एंड अदर यूनिसेफ इन बॉडीज़ ने भी रेज किया है कि ये एक डिजिटल डिवाइड आ रहा है, गैप डिवाइड आ रहा है।
लर्निंग आउटकम्स में। तो इस पे भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल लर्निंग क्या होता है, आइडेंटिफाई करें चैलेंजेस और सजेस्ट करें सम सॉल्यूशंस। अब जो सॉल्यूशंस है ना, वो इस टाइप के जो डायनामिक क्वेश्चंस होते हैं, तो सॉल्यूशंस भी डायनामिक होने चाहिए। जो ट्रेडिशनल बुक्स में लिखा हुआ है इतने टाइम से, दैट इज़ ओके। अभी रीसेंट क्या सॉल्यूशंस ला सकते हैं, रीसेंट करंट अफेयर्स में क्या चैलेंजेस हैं, इस पे एम्फेसाइज ज़्यादा करना चाहिए। इससे आंसर यूनिक लगता है, ओरिजिनल लगता है, एंड इट वुड फेच वेरी वेरी गुड मार्क्स। ट्रेडिशनल पॉइंट्स होने चाहिए एंड देन न्यू इनोवेटिव आइडियाज भी होने चाहिए। सो दिस इज डिजिटल लर्निंग। देन दिस इज पेज नंबर 11। बांग्लादेश को हम ऑफर करेंगे वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस में। इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस आर गुड। ये कैपेबल हैं गेटिंग बैक टू 7% ग्रोथ। यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं कुछ इंटरव्यू में कि हमें अभी ज़रूरत है हम दिस रिकैपिटलाइजेशन करें, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट हो, जैसे ही कोविड का थ्रेट हो हमको क्विकर रिकवरी चाहिए से 7% ग्रोथ पे। नेवी प्रिपेयर्ड है फॉर एनी टाइप ऑफ चैलेंजेस, या डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। एक होता है मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट, जैसे अभी हमने वंदे वंदे भारत मिशन में नेवी को डिप्लॉय किया था। हम अक्सर ह्यूमन दिस डिज़ास्टर जो होता है HADR, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिज़ास्टर रिलीफ, इंडियन ओशन रीजन में हमारी नेवी एक्टिवली वर्क करती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, HADR इंडियन ओशन रीजन में। सो मिशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स में नेवी इज फुल्ली प्रिपेयर्ड। दिस इज शोकेस फुल ब्लूम, दिस इज शोकेस किंग ऑफ ऑल हार्ट्स, दिस इज अगेन शोकेस। ये जो बाइडेन है, फॉर्मली इनको डेमोक्रेटिक पार्टी का नॉमिनेशन मिल गया है। यूएसए में दो बड़ी पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक है एक रिपब्लिकन है। रिपब्लिकन से अभी प्रेसिडेंट ट्रंप है, डेमोक्रेटिक से ये इनके फ्रंट रनर है। नॉमिनेशन है, प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन मिला है जो बाइडेन को, और जो कमला हैरिस है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए रहेंगी। दिस इज जो बाइडेन। रनर अप मतलब यहाँ पे ये फाइट करेंगे इलेक्शन ऑन दिस थिंग, नॉमिनेशन है ये। देन माली में अभी कू हुआ है, प्रेसिडेंट इज फोर्स्ड आउट, दिस इज माली। ये इजराइल है। देन UAE कनेक्ट्स फर्स्ट अरब न्यूक्लियर प्लांट टू पावर ग्रिड। देन दिस इज बिजनेस न्यूज। वर्ल्ड बैंक भी जो बोल रहा है वो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इकोनॉमी का, ये इनएविटेबल लग रहा है। क्रिटिकल रिफॉर्म जरूरी है की सेक्टर्स में, अदरवाइज GDP एंड इकोनॉमी में सीवियर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। नॉट ओनली इंडिया, USA, जापान, हमने UK भी देखा था, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन इज देयर। ये बात है बैंक रीस्ट्रक्चर जो अभी RBI ने अनाउंस किया था, मोरेटोरियम एंड होगा और उसके बाद ये बैंक जो हैं ये रीस्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, और इसका जो सम है दैट इज अराउंड 8.4 लाख करोड़ ऑफ लोन्स। 60% ये NPA में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर हमको रीस्ट्रक्चर नहीं किया। रीस्ट्रक्चर ऑफ लोन्स मतलब उसका टेन्योर, अमाउंट, EMI, ये सारी फैसिलिटीज़ वो अरेंज कर देते हैं ताकि वो NPA नहीं बने, उसका रीपेमेंट में इजी हो जाए। इसको उन्होंने फिर से फॉर्मलाइज कर दिया है, रीस्ट्रक्चर कर दिया है, दैट इज दिस रीस्ट्रक्चर। ये स्क्रैपेज ऑफ व्हीकल के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डिमांड कर रही है। व्हीकल्स पुराने होते हैं, अभी BS हमारा 4 के व्हीकल्स काफ़ी पुराने हो रहे हैं, तो स्क्रैपेज ऑफ व्हीकल्स की डिमांड है। स्क्रैपेज पॉलिसी होनी चाहिए, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन भी व्हीकल में ताकि जनरेट हो। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसके पास प्रॉब्लम हो रही है कि डिमांड बहुत कम है, न्यू जनरेशन है, गाड़ी खरीदना नहीं चाहती है, ओला उबर जनरेशन, प्लस इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं। सो दैट इज़ वाई दिस ऑटो सेक्टर में सीवियर यहाँ पे शॉर्टेज हो रहा है, दिस फॉल हो रहा है सेल का। ये रेलवे दिस एयरलाइंस ओपन अप हो रही है। कल हमने देखा था खेल रत्न और डिफरेंट अवार्ड्स हैं, इनमें नॉमिनेशन हुआ है। ये जितने भी हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। राजीव गांधी खेल रत्न क्या होता है, इस पर पूछा भी था सवाल एक, ये क्या होता है। अर्जुन अवार्ड क्या होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड क्या होता है कोच के लिए, लाइफ टाइम कैटेगरी ध्यानचंद अवार्ड, और दिस राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अभी 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। सो ये फोकस ऑन दिस, सी फोकस ऑन दिस कैमराडायरी एंड दिस नॉलेज शेयरिंग धुनी। सो ये है द हिंदू, और ये द इंडियन एक्सप्रेस में रिपेयर एंड मेंड। ये बात है काठमांडू और ढाका के साथ अभी दिल्ली ने आउटरीच किया है। एंगेजमेंट है विद नेबर्स नीड टू बी कॉन्स्टेंट एंड लार्ज हार्टेड। फॉर पास्ट सम टाइम जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशन थोड़े सोवर हुए, तो दैट इज़ वाई दिस दिल्ली का जो आउटरीच है दैट इज़ अ वेलकम स्टेप। यहाँ लिपु लेक, लिम्पियाधरा और दिस काला पानी, यहाँ पे नेपाल के साथ टेंशंस हुए।
देन जो ढाका है उसकी प्रॉक्सिमिटी चाइना के साथ हो रही है। चाइना अभी बीजिंग बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट का रिवर तीस्ता पे इन्वेस्टमेंट की बात है। इस सब के बैकड्रॉप में मिस्टर हर्षवर्धन सिंगला अभी 2 डे विजिट पे गए थे ढाका में, और वहाँ उन्होंने बात किया और नॉर्मलसी की बात है। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑल में भी थोड़े डिफरेंसेस हमारे यहाँ पे क्रिएट हुए थे, तो रीसेट करना ज़रूरी है बांग्लादेश टाइज को। प्रॉब्लम जो हुआ था वो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में डिफरेंसेस आए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो असम में आया उसमें डिफरेंसेस आए, रोहिंग्या इश्यूज एक पॉइंट है, और प्रेजेंस ऑफ चाइना इज ऑल्सो वन थिंग। तो इंडिया एंड बांग्लादेश हैं ये ट्रेडिशनली क्लोजर टाइज रहे हैं, पीपल टू पीपल रिलेशंस आर ऑल्सो गुड, बट कुछ टाइम से यहाँ पे डिफरेंसेस आए, तो अभी फिर से रीसेट करने की बात है इंडिया बांग्लादेश टाइज को। फॉर एग्जाम्पल अपडेट करेंगे इनलैंड वाटर प्रोटोकॉल, अभी शेयरिंग होगा। त्रिपुरा स्टेट ने प्लान्स बताए हैं कार्गो फेरी सर्विसेज के विद दिस बांग्लादेश। इंडिया ने मच नीडेड रेल लोकोमोटिव देने की बात की है बांग्लादेश को। 1320 मेगावाट का खुलना थर्मल प्लांट है, लॉन्ग पेंडिंग है, इसको एक्सपीडाइट करना है। देन टू साइड्स होप है कि हम फाइनलाइज करेंगे अखौरा अगरतला रेल लिंक को भी। कनेक्टिविटी इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, और एयर बबल बिकॉज कोविड-19 दिस एयर ट्रांसपोर्ट एयर बबल भी वापस स्टार्ट होगा ट्रैवल में। एट प्रेजेंट जो इंडिया का 28% जो डेवलपमेंट बजट है वो बांग्लादेश में जाता है, करीब $10 बिलियन का हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्टनर फॉर इंडिया, पार्टनर फॉर नेबर। तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। Ideology and all is one thing, but it is important to have this good neighbor. That is why this reach towards Nepal and Bangladesh is a welcome step. ये जॉब ऑफ द स्टेट है। मध्य प्रदेश में अभी ये बात आया था जो जॉब्स हैं वो रिजर्व होंगे लोकल दिस डोमिसाइल के लिए। इसमें बात है कि ये डिफीट करता है दिस इंटीग्रिटी एंड दिस जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोविजंस हैं। विल हैव अ लुक कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या होगा, आगे एक्सप्लेन में ये सेक्शन है। दिस इज अबाउट 103 नॉट आउट सीनियर सिटीजन बट कोविड-19 फाइट कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन, इंस्पिरेशन टू यंगर जनरेशन। दिस इज अमेरिकन, दिस कमला हैरिस, यूएस इलेक्शन, मॉडर्निस्ट, और ये है एनईपी का फैक्ट। देन ये एक्सप्लेन सर्वे है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये वैक्सीनेशन बनाने की बात है, फ्री फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। ये एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीनेशन है। ऑस्ट्रेलिया ये वैक्सीनेशन जैसे ही अप्रूवल कंप्लीट होगा, ऑस्ट्रेलिया इज सेइंग कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सिटीजन्स को ये प्रोवाइड करेगा। दिस सेरो सर्वे इज ऑल्सो इन न्यूज़। एक तो आरटीपीसीआर हमें पता है, आरटीपीसीआर कॉस्टली है, आरटीपीसीआर में टाइम कंज्यूमिंग है, दैट इज़ वाई हम सेरो सर्वे और इनडायरेक्ट चीज़ देखते हैं ताकि हम क्विकली एक आइडिया लें कि कोविड-19 का स्प्रेड क्या हुआ है। सेरो सर्वे में हम देखते हैं कि वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी डेवलप हुई है नोवल कोरोना वायरस की कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन में। तो ये फाइंडिंग आ रही है सेरो सर्वे की कि सिर्फ 40%, 30% इतने फिगर्स हैं डिफरेंट सिटीज़ में जहाँ पे स्पेसिफिक एंटीबॉडी मिली है अगेंस्ट दिस कोविड-19। तो इससे ये लगता है कि शायद हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ डेवलप कर रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी मतलब ज़्यादातर लोगों को कोविड हो गया, एंटीबॉडी इम्यूनिटी भी आ गई, फिर कोविड को नया कैरियर नहीं मिलेगा और इसका स्प्रेड अपने आप स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो वन थ्योरी। कोविड-19 में जो भी आज तक हमने थ्योरी देखी है वो सब फाइनल नहीं होती है, चेंज होती रहती है। सो इसको भी वैसे ही देखना है हमें। इम्यूनिटी अक्रॉस द कम्युनिटी इज़ नॉट अ सर्टेनिटी। सी पीपल जो इन्फेक्टेड हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनमें इम्यूनिटी भी हो, बस ये दिखा रहा है कि वो इन्फेक्शन हुआ था, दैट इज़ वाई सम अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन देयर बॉडी। तो ये होता है सेरो सर्वे। अभी सेरो सर्वे पुणे में भी हुआ था। वाइड नंबर ऑफ दिस पेशेंट्स, वाइड नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जिनमें ये दिस सेरो सर्वे रिलेटेड एंटीबॉडी मिली है। अब यहाँ पे बात है, ये दूसरा टेस्ट हुआ सलाइवा टेस्ट फॉर कोविड-19 टेस्टिंग। जो आरटीपीसीआर था उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उसका कलेक्शन प्रॉब्लम है, स्वाब से जो लेते हैं वो प्रॉब्लम है, जो पेशेंट हेल्थ केयर जिस पर्सनल है वो भी एक्सपोज हो जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली भी है। उसके लिए ये सलाइवा टेस्ट अभी यूएस एफडीए ने अप्रूवल दिया था। ये ग्राउंड ब्रेकिंग है, 1 सेकेंड के अंदर टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं। इसमें भी सर्टेन इफ्स एंड बट्स हैं। एडवांटेज ये है कि दिस इज़ क्विक, दिस इज़ एक्यूरेसी भी रीजनेबली गुड है, कन्वीनियंट है,
और ये ज़्यादा इन्वेजिव भी नहीं है, इसको कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा पेशेंट के साथ प्रॉक्सिमिटी नहीं चाहिए। पेशेंट भी बहुत ईजिली, जो सस्पेक्ट है, ईजिली अपना सैंपल दे सकता है दिस सलाइवा सर्वे में। तो दिस इज़ वन थिंग, सलाइवा टेस्ट फॉर कोविड-19। नाउ ये जो डोमिसाइल का जो बात आया है, डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा, इसमें क्या पहले ऐसा क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग्स हैं और स्पेशल केसेस में कहाँ अलाउ किया जाता है। तो जो मध्य प्रदेश में बताया है, दिस चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट थ्योरी फिर से आ रही है कि फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट हो जाएगा ये, कि जो स्टेट के डोमिसाइल हैं उन्हें ही गवर्नमेंट जॉब्स में प्रायोरिटी मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं आप दिस रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ में। रेसिडेंस एंड दिस रेसिडेंस और एनी ऑफ देम इनएलिजिबल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अंडर द स्टेट में। बट कुछ जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस भी होते हैं, जैसे कि आंध्रा में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं इन्होंने स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में। स्टेट्स क्या करते हैं कई बार इसको बाईपास करने के लिए, जैसे जैसे सी 371 आंध्रा, 371D डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल काडर। कई बार ये जो लोकल लैंग्वेज होती है आंध्रा, स्पेशली द्रविड़न में स्टेट्स में, उसको ये मैंडेटरी कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। द होल थिंग इज कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो ये जो रिजर्वेशन ऑफ दिस जॉब्स है फॉर स्टेट डोमिसाइल ओनली, ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को सस्टेन नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी रिजर्वेशन ऑफ जॉब में कुछ केसेस आए थे, वहाँ पे ये सन ऑफ सॉइल प्रैक्टिसेस को अपहेल्ड नहीं किया था, रिजेक्ट हुए हैं मोस्ट ऑफ देम। सर्टेन इसमें जो बाईपास हो सकता है वो हो सकता है कि स्पेसिफिक स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस कैटेगरी है या फिर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा प्रोविजंस आ जाए। इसमें भी अभी अगेन और फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे, विल हैव अ रीविजिट। फॉर नाउ यहाँ पे बात है दिस रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर स्टेट डोमिसाइल। ये वर्ड न्यूज़ है, दिस इज ऑफिशियली नॉमिनेट कर दिया है बाइडन को, और ये इकोनॉमी है, सेंटर स्टेट टसल लाइकली ओवर। जीएसटी काउंसिल का मीट अभी फिर से होगा, हम इसको रिविजिट करेंगे। जीएसटी काउंसिल इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत डिटेल में जीएसटी एंड जीएसटी काउंसिल के बारे में देखा है। Revision is very important. That is why I make this video, then share this PDF as well, so that you can revise all important topics from this PDF. Revision is very very important. से layered way में study होती है, consolidation होता है काफ़ी। Then this is sports section, thought and ball धोनी। तो ये है न्यूज़ पेपर रीसेट बांग्लादेश टाइज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। कोएपन क्लासिफिकेशन इज अवर फोर्टे, हम हर चीज़ को क्लासिफाई करते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें क्लाइमेटिक ग्रुप को क्लासिफाई करना है वर्ड का, तो देयर हैज़ टू बी सर्टेन पैटर्न। तो इसके लिए ये कोएपन क्लासिफिकेशन काफ़ी पॉपुलर हुआ। कोएपन ने क्लासिफाई किया डिफरेंट क्लाइमेटिक प्लेसेस को, क्लाइमेटिक जोन्स को, क्लाइमेटिक ग्रुप्स को। ये था कोएपन ने ऑब्जर्व किया कि कहीं का भी जो वेजिटेशन है, जैसे डेजर्ट का वेजिटेशन, माउंटेन का वेजिटेशन, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का वेजिटेशन, ये वेजिटेशन रिफ्लेक्ट करता है वहाँ के क्लाइमेट को। जैसा क्लाइमेट है वैसा वेजिटेशन हो जाता है। और वेजिटेशन के साथ साथ दो पैरामीटर्स हम पिक करते हैं, एक होता है प्रेसिपिटेशन और एक होता है टेम्परेचर। मतलब उस जगह का एवरेज टेम्परेचर कितना रह रहा है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स को, और वहाँ पे कितना पानी गिर रहा है। तो इसके हिसाब से कोएपन ने ये ABCDEH ऐसे करके ये ग्रुप बना दिए। H है दैट इज़ फॉर हाइट, ये जो है दैट इज़ फॉर हाइट, एल्टीट्यूड के लिए। ऐसे ऊपर अपन हाइट में बढ़ते हैं, कल हमने पढ़ा था ना लैटिट्यूड और दिस एल्टीट्यूड। तो H इज़ फॉर हाइट। और ये जो ड्राई क्लाइमेट है दैट इज़ फॉर प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश कितनी हो रही है। पर A, C, D और E है, ये जो चार हैं ये है टेम्परेचर के, दिस टेम्परेचर T, एवरेज टेम्परेचर कितना हो रहा है उसके हिसाब से A, C, D और E है। B है दिस पानी के लिए, प्रेसिपिटेशन के लिए, और H है फॉर हाईलैंड के लिए। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ABCDEH ऐसे करके ग्रुप बना दिए। यूजुअली अगर अपन देखें इट्स नॉट अ रूल, बट ए हम जनरली स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ये साइन भी ऐसे ग्रो होता जा रहा है। ओके, H इज एक्सेप्शन, दिस इज हाईलैंड, अदरवाइज ट्रॉपिकल, फिर ये भी प्रेसिपिटेशन है। बट ACDE हम टूवर्ड नॉर्थ या टूवर्ड साउथ जाएंगे, ऐसे ये एरिया ग्रो होगा। तो A इज ट्रॉपिकल,
ट्रॉपिकल मतलब एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का 18 डिग्री या उससे बड़ा है, हायर है 18 डिग्री और हायर, तो ये यूजुअली ट्रॉपिकल में होगा। बी है, बी जो है ये टेम्परेचर नहीं है, ये पानी है, प्रेसिपिटेशन है। तो पोटेंशियल एवापोरेशन एक्सीड कर रहा है प्रेसिपिटेशन को, एवापोरेशन ज़्यादा है और प्रेसिपिटेशन कम है, तो दैट इज़ बी। वार्म क्लाइमेट है, मतलब एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट में हायर देन दिस -3 डिग्री सेंटीग्रेड बट बिलो 18 है, -3 to 18 के बीच में है। कोल्ड स्नो है, मतलब एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का -3 या बिलो है। ई मतलब कोल्ड क्लाइमेट है, बिलो 10 है ऑल मंथ में। और एच इज हाईलैंड, दैट इज हाइट। तो ए बी सी डी ई एच, इक्वेटर से ए बी सी डी ई एच, एच इज फॉर हाइट एक्सेप्शन और बी इज फॉर दिस वाटर प्रेसिपिटेशन। ए सी डी ई ऐसे हम ऊपर नॉर्थ साउथ में जाएंगे तो ये क्लाइमेट ग्रुप दिखेंगे। फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमने कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी ले आए, लाइक एफ, ये स्मॉल लेटर कीवर्ड्स आ गए। ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड है, इसका कैटेगरी हमने बनाया वेट, मॉनसून और ड्राई। ए एफ आया, एफ मतलब कभी भी कोई ड्राई सीजन नहीं होगा, एफ स्टैंड्स मतलब साल भर बारिश है। एम मतलब मॉनसूनल है, शॉर्ट ड्राई सीजन है। डब्ल्यू मतलब विंटर में ड्राई होगा, डब्ल्यू है मतलब विंटर में बारिश नहीं होगी, विंटर ड्राई है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। देन बी है ड्राई क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल स्टेपे, डेजर्ट स्टेपे एंड डेजर्ट। तो बी एस एच, बी डब्ल्यू एच, बी एस के, बी डब्ल्यू के, ये लो लैटिट्यूड एरिड ड्राई, दिस ड्राई। इसके लिए एनसीईआरटी में ये चैप्टर बहुत डिटेल में आई हैव डिस्कस्ड ओवर देयर, हैव अ लुक। एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी में ये बहुत अच्छे से हमने बात किया है, हैव अ लुक। देन फिर ये सी वार्म आता है, सी एफ ए, सी एस, सी एस एफ बी, ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ये मेडिटेरेनियन इज इंपॉर्टेंट। सी एस इज मेडिटेरेनियन, ड्राई हॉट समर, समर में बारिश नहीं है, विंटर में बारिश है। देन डी है ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल एंड सब आर्कटिक। ई है टुंड्रा और पोलर आइस कैप, ई टी एंड ई एफ। और एच मतलब हाइट, हाईलैंड, एच, एच मतलब हाइट, एच हाइट, हाईलैंड, हाईलैंड विद स्नो कवर। तो ए बी सी डी ई एच, ये हो गए पूरे ट्रॉपिकल क्लाइमेट टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू कोयपन। ये वोकेबुलरी है। फर्वेंट है, फर्वेंट मतलब बहुत उत्साह है, एनर्जेटिक है, उत्साही रूप से। इंसिपिड का मतलब है जैसे इंसिपिड फूड है, अस्वादिष्ट है, स्वादहीन है। पर्टिनेंट का मतलब है कि वो रेलेवेंट है, उचित है उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। पर्टिनेंट, लाइक पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछे हैं आपने, रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे हैं। मूरिंग मतलब होता है, ये पोर्ट में अभी न्यूज़ में आया था, मूरिंग मतलब होता है किनारे पर, जैसे जहाँ नौका नाव बांधते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस मूर, पोर्ट में। यर्न का मतलब है यू यर्न फॉर समथिंग, आप कुछ चाहते हो, दिस ललक होना, दैट इज कॉल्ड दिस यर्निंग, यर्न। सो ये आज का डिस्कशन है, दिस इज यर्न, मूरिंग, पर्टिनेंट, इंसिपिड एंड फर्वेंट। ये क्विकली हमने देखा कोयपन क्लासिफिकेशन फॉर फर्दर दिस क्लास 11th फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, infographic and concepts, this is कोयपन क्लासिफिकेशन। दिस इज रीसेट बांग्लादेश टाइज, ये सवाल है डिजिटल लर्निंग, आइडेंटिफाई करे चैलेंजेस और सजेस्ट करे सॉल्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट है, पर्टिनेंट है ये अभी के टाइम पे। देन दिस इज इंडिया यूएई रिलेशंस, लेट अस प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। एंड ये इन रशिया और चाइना के रिलेशंस हैं। ये पीएम केयर्स है। ई फार्मेसी इज नेक्स्ट बिग थिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी, शॉर्ट नोट। और ये है गवर्नमेंट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सेटअप कर रही है। सो दिस इज 28th of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.